गुड इवनिंग। कल के क्लास में हम लोगों ने जो मॉडर्न हिस्ट्री क्लास चल रही थी उसमें हमने क्या देखा था कि किस तरह से यूरोपीय कंपनी का आगमन इंडिया में हुआ, मींस अराइवल ऑफ यूरोपियंस। सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे इन 1503 में। इन्होंने अपनी पहली बिजनेस फैक्ट्री कहाँ खोली थी? कोचीन में। और उसका डचेज आए, इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? इन्होंने खोली मसूलीपट्टनम में। ये बात है 1605 की। 1596 में सबसे पहले कार्नेलियन हाउसमैन पहुंचा था और 1605 में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी खोली मसूलीपट्टनम में। अब आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिशर्स कैसे आए, अंग्रेज या ब्रिटिशर्स कैसे आए। ब्रिटिशर्स, इनका आगमन कैसे हुआ इंडिया में। तो 1599 में, सितंबर 1599 को लंदन के कुछ व्यापारी या बिजनेसमैन आपस में मिले और इन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि ये साउथ ईस्ट के देशों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। तो इन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने का सोचा, जिसका नाम इन्होंने रखा कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। कुल मिलाकर इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कहा जाता है। तो इसके लिए क्वीन एलिजाबेथ के पास गए और क्वीन एलिजाबेथ ने इन्हें एक चार्टर, इसे रॉयल चार्टर कहा जाता है, वो दिया। ये रॉयल चार्टर दिया गया था, डेट इंपॉर्टेंट है 31 दिसंबर 1600 को इन्हें ये रॉयल चार्टर मिला, क्योंकि ये सभी ट्रेड राइवल्स थे। अब सभी की कहते हैं एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी, पुर्तगालियों में, डचेस में, सारे यूरोपियन देशों में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन चल रही थी, इसलिए वो राइवल्स कहलाते हैं। तो 31 दिसंबर को इन्हें एक रॉयल चार्टर मिला और इन्हें एक एकाधिकार मिल गया कि अब 15 साल तक, अगले 15 सालों तक ये पूरब के देशों के साथ, ईस्ट के देशों के साथ इंडिपेंडेंटली व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। अब इसी क्रम में जब आगे सबसे पहले विलियम हॉकिंस ये हेक्टर नाम के जहाज से, विलियम हॉकिंस जो था ये हेक्टर नाम के शिप से या जहाज से ये कहां पहुंचा? यह सबसे पहले विलियम हॉकिंस एक रिप्रेजेंटेटिव बनके ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा, ठीक है, जहांगीर के कोर्ट में पहुंचा। ये अकबर के नाम का लेटर लेके आया था जो जेम्स फर्स्ट ने दिया था। उस समय जो वहां के राजा थे जेम्स फर्स्ट, उन्होंने एक लेटर दिया था अकबर के नाम का, और ये विलियम हॉकिंस हेक्टर नाम के जहाज से उसे लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा और इसने एक परमिशन मांगी, अनुमति मांगी बिजनेस करने के लिए। तो पहले ही सूरत के जो सौदागर थे या व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, वो ये चीजें देख चुके थे कि पुर्तगालियों का जो कारनामे थे वो अच्छे नहीं थे। तो उन्होंने एक दबाव बनाया कि हमें किसी नए व्यक्ति को बिजनेस करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। तो फाइनली जहांगीर ने उसे मना कर दिया। अब धीरे धीरे ये सोचने लगे कि अब किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये वहां पे रह गए विदाउट परमिशन। और 1611 से 11 जिस युद्ध के बारे में मैंने बात किया था, पुर्तगालियों और ब्रिटिशर्स, पोर्तुगीज वर्सेस इंग्लिश, इनके बीच में स्वाली वॉर हुआ था या फिर स्वाली का युद्ध हुआ था। स्वाली युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों की तरफ से थॉमस वेस्ट इनके कैप्टन थे और इस लड़ाई में इनकी हार हुई थी। पुर्तगाली अंग्रेजों से हार गए थे। इस हार से इसको देखने के बाद कि हमारे शत्रु तो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली की कई बस्तियों को शाहजहां ने और मतलब जहांगीर ने नष्ट करवा दिया था, लेकिन इससे प्रभावित हो वो और उसने अब अंग्रेजों को एक व्यापारिक कोठी या बिजनेस फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। दे गॉट द परमिशन टू ओपन एन बिजनेस फैक्ट्री। अब एक पहली बिजनेस फैक्ट्री जो खुली, पहली व्यापारिक कोठी, ये इसे कहा जाता है बिजनेस फैक्ट्री। ये सबसे जो पहले खुली थी 1613 में सूरत में खुली। हालांकि
इसके पहले एक नॉन परमानेंट एक सेंटर था इनका, जो 1611 में ही इन्होंने इसे एक अस्थायी केंद्र कहा गया। 1611 में ही एक अस्थायी केंद्र इन्होंने खोल लिया था। ये कहां था? ये था मसूलीपट्टम, आंध्र प्रदेश। मसूलीपट्टम, आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर देखा जाए लीगल तौर पे जिनको परमिशन मिली थी 1613 में, सूरत में इन्हें परमिशन मिली थी कि अपनी व्यापारिक कोठी खोल सकते हैं, एक बिजनेस फैक्ट्री वहां पे ओपन कर सकते हैं। अब धीरे धीरे ये इंडिया में रहने लगे और किस तरह से इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया। भाई इनके राइवल्स कई थे, इनके कई प्रतिस्पर्धी थे, जिनसे इनको साथ में उनके साथ रहते हुए अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाना था। और साथ साथ धीरे धीरे इनके मन में प्लान इसी बिजनेस को बढ़ाने के साथ आता चला गया कि अब मैं व्यापार बढ़ा रहा हूं तो मैं इनके पॉलिटिकल इश्यूज पे भी काम कर सकता हूं। और ये लोग पहले ही समझते थे कि हम सभ्य हैं और भारतीय असभ्य हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले जो एक पहली सफलता इनको मिली है ना, वो पहली सफलता क्या थी? यहां तक हमने देख लिया कि 31 दिसंबर 1600 को एक रॉयल चार्टर मिला 15 सालों के लिए, 15 ईयर्स के लिए। विलियम हॉकिंस हेक्टर नाम के जहाज से आया और उसने परमिशन मांगी, जो उसे परमिशन नहीं मिली। 1611 के सॉल्ली वॉर में जब पुर्तगाली हार गए तो जहांगीर उससे प्रभावित हुआ और उसने पहली बिजनेस फैक्ट्री खोलने की, जो लीगल तौर पर सूरत में, परमिशन दी। लेकिन अस्थायी केंद्र पहले से मसूलीपट्टनम में था। अब धीरे धीरे इनके इवेंट्स कैसे बढ़ते गए, जैसे हम बात करेंगे 1615 की, 1615 से 1619, 4 साल तक, 4 इयर्स। सर थॉमस रो, यह जो था ये जहांगीर के दरबार में रहा और 4 साल में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ व्यापारिक छूट जो कहते हैं बिजनेस डिस्काउंट जो इन्हें मिले थे वो मिलने में, या ट्रेड डिस्काउंट कह सकते हैं, कुछ व्यापारिक छूट मिलने में इसको सफलता मिली 4 सालों में। ये एक छोटी सफलता थी लेकिन जरूरी थी। ये इनकी पहली सफलता थी। फिर इसी के बाद इनकी दूसरी सफलता क्या थी? 1632 में 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान थे। गोलकुंडा के सुल्तान ने एक गोल्डन फरमान, या जिसे कहा जाता है सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान या सुनहरा फरमान जारी किया कि गोलकुंडा की जो भी बंदरगाह है, पोर्ट है, वहां पे ये 500 पैगोडा उसमें करेंसी थी इनकी, कि 500 पैगोडा वार्षिक कर, मतलब 500 पैगोडास ईयरली टैक्स देके ये यहाँ पे स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे, इंडिपेंडेंटली अपने बिजनेस को बढ़ा सकते थे। तो ये इनकी एक सफलता थी 1632 में। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने एक सुनहरा फरमान जारी किया, जिसके अनुसार गोलकुंडा के सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा के बंदरगाहों पे स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। फिर इसी सफलताओं में 1639 में, 1639 की बात है, चंद्रगिरी के राजा थे, चंद्रगिरी के राजा, किंग ऑफ चंद्रगिरी। तो इससे एक अंग्रेज थे जिसका नाम था फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पे लिया। कौन सी गई? मद्रास पट्टे पे लिया और यहां पे जो किला था उसका फोर्टिफिकेशन कराया, मतलब किलेबंद कोठी बनवाई। और वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड, किलेबंद कोठी का ही नाम जो पड़ा था, जो फोर्टिफिकेशन, उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो कब की बात है? 1639 को फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पे लिया और वहां पे किलेबंद कोठी का निर्माण कराया। ठीक है, और इस किलेबंद कोठी का नाम ही क्या पड़ा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो इस तरह से धीरे धीरे ये अपने बिजनेस को तो बढ़ा ही रहे हैं और वहां पे फोर्टिफिकेशन भी करा रहे हैं। भाई किलेबंदी का क्या मतलब होता है? अगर आपके घर में कोई हमला करेगा, या नहीं भी करते, मान लो आप कई राइवल्स हो, कई लोग रह रहे हो और अचानक से आप अपने घरों की दीवारों को मजबूत कराने वाले हो,
तो इसका ये मतलब होता था कि शायद आप युद्ध की तैयारी कर रहे हो, पहले लड़ाई की तैयारी कर रहे हो। और इसी की वजह से ये जब इंग्लिश और फ्रेंच में जो एक राइवलरी शुरू हुई थी, एक युद्ध शुरू हुआ था, तो ये परमिशन एक दूसरे को तो मिलना मुश्किल ही था। और अगर कोई किलेबंद कोठी का निर्माण कराता भी था, मतलब वो युद्ध की तैयारियां कर रहा है, और इससे पहले से लोग सतर्क हो जाते थे। तो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज इसका नाम पड़ा 1639 में। अब 1639 के बाद एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ 1651 1651। इस समय क्या थे, बंगाल के जो नवाब थे जिनका नाम था शाह शुजा। शाह शुजा ने क्या किया कि इस समय मुगल एक लेडी थी, मुगल राजवंश की एक स्त्री थी, तो डॉक्टर बोटन एक डॉक्टर थी जो ब्रिटिश ग्रुप में थी। उन्होंने मुगल राजवंश के एक स्त्री का, एक लेडीज का इलाज किया। तो इससे उन्होंने शाह शुजा खुश होके बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब इंडिपेंडेंटली व्यापार करने के, बिजनेस करने की परमिशन दे दी। और इस अनुमति को कहा गया निशान। इस अनुमति को निशान कहा गया। ठीक है, ये बात थी 1651 की। 1651 के बाद 1661 इसमें एक शादी हुई। ये शादी किसके बीच में हुई? जो ब्रिटिश किंग थे या राजकुमार थे, प्रिंस थे, ब्रिटिश प्रिंस थे, इनका नाम था चार्ल्स सेकंड। और जो पुर्तगालियों की जो राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी, इनका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। इनके बीच में शादी हुई। ठीक है, शुभ विवाह शादी हुई। और इस शादी में क्या हुआ, पुर्तगालियों के पास जो चीजें थी, इनके पास कौन सा क्षेत्र था? इनके पास था बॉम्बे। तो इसमें बम्बई कह सकते हैं। इन्होंने दहेज के रूप में चार्ल्स सेकंड को बॉम्बे दे दिया। क्या दे दिया? बॉम्बे दे दिया। और बॉम्बे देने के बाद 1668 में चार्ल्स सेकंड ने यही बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर रेंट पे दे दिया कि आप यहां पे बिजनेस करो। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया 1668 में। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, इन्हें रेंट पे मिल गया। और इसी समय इन्होंने मुख्यालय अपना शिफ्ट किया। तो पहला कहां तक? सेंटर सूरत में था। सूरत के अलावा इन्होंने अहमदाबाद, भरूच, इन जगहों पर भी अपने व्यापारिक केंद्र खोले थे। इसके बाद इन्होंने शिफ्ट किया मुंबई में। ठीक है, मुंबई जो पहले उस समय बॉम्बे था, मुंबई है। तो बॉम्बे का अगर कभी पूछ लिया जाए कि बॉम्बे का कौन था, संस्थापक कौन था, तो ये थे 1669 से लेकर 1677। इनका नाम था गैरोल्ड ऑंगियर। इन्हें माना जाता है बॉम्बे को बनाने वाले, है ना, संस्थापक, फाउंडर। अब ये इवेंट से धीरे धीरे इनको काफी सफलताएं मिलने लगी थी। काफी सफलताएं मिले। मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखते जाइए, फायदेमंद है। नोट्स तो बनाते रहिए, शायद ये काम आएगा ही आएगा, जो हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, दिस इज द रियल प्रॉफिट ऑफ दिस लॉकडाउन कि हम कैसे इसको यूज कर रहे हैं। अब ये चीजें जब हुई कि 1668 में परमिशन मिल गई, 1668 में इन्होंने रेंट पे दे दिया। अब इसके बाद 1688 में गलती कर दी सर जॉन चाइल्ड। बच्चे जैसा नाम है, बचपना कर दिया इन्होंने, सर जॉन चाइल्ड। इन्होंने इस समय क्या किया था, औरंगजेब के कुछ जहाजों को रास्ते में, मतलब नेवी के कोई अधिकारी रहे होंगे, ऑफिसर रहे होंगे, इन्होंने अपनी उसमें कि मैं तो रोक सकता हूं, तो इन्होंने औरंगजेब के कुछ जहाजों को रोक दिया, शिप्स को रोक दिया। तो इससे औरंगजेब नाराज हो गया
औरंगजेब नाराज हो गया और यहां से इनको निष्कासित कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो सर जॉन चाइल्ड को ये लगा कि शायद मुझसे गलती होगी और इन्होंने औरंगजेब से माफी मांगी। और इसी माफी के बाद उस समय जो थे शाइस्ता खान ने पुरानी जो परमिशन थी जो शाह शुजा ने भी दी थी, निशान जिसे कहते हैं, शाह शुजा के जो निशान जो परमिशन थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कई जगहों के, यहाँ की जो दीवानी इन्हें मिली थी उस पर इन्होंने वापस मुहर लगा दी, वापस इन्हें ये सारी परमिशन मिल गई। मतलब एक माफी मांगने से कितना कुछ हो सकता है। माफ कर देने वाला और माफी मांगने वाला दोनों अच्छे हैं, माफी मांग लेना ज्यादा बेहतर है, कई काम निकल जाते हैं। निकल गए थे सर जॉन चाइल्ड के, बचपना किया, माफी मांग ली, वापस इन्हें सारी परमिशन मिल गई। अब 1698 में क्या हुआ? 1698 में एक शहर का निर्माण हुआ। उस समय पे अंग्रेजों ने 1200 रुपए देकर 3 जगहों की, सुता तनी भी कहा जाता है, सुता नदी भी कहा जाता है, सुता नदी, कालीकाटा, ठीक है, कालीकाटा और गोविंदपुर, इन 3 जगहों की जमींदारी 1200 रुपए में देकर प्राप्त की, ठीक है। और यहां पे एक कोठी बनाई या एक जगह बनाई और इस शहर का नाम पड़ा कलकत्ता। एक शहर बसा दिया कलकत्ता या कलकत्ता। तो अक्सर ये सवाल आ जाता है कि कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? तो वो रखी थी जॉर्ज चारनॉक ने। जॉर्ज चारनॉक ने इसकी नींव रखी थी कलकत्ता की, ठीक है। और इंग्लैंड के जो सम्राट थे, इंग्लैंड के जो राजा थे फोर्ट विलियम, इनके सम्मान में इसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम। इन्हीं के सम्मान में कलकत्ता का नाम क्या रखा गया? फोर्ट विलियम। ये पहला प्रेसिडेंसी नगर हुआ जो 1911 तक प्रेसिडेंसी नगर ही रहा, ठीक है। 1911 तक ये प्रेसिडेंसी नगर रहा। कितने सालों तक रहा आप सोच सकते हो। तो ये इनकी उपलब्धियां थी। इसके अलावा एक मैंने पुराना भी एक इवेंट डिस्कस किया था कि 1715 की बात है कि हैमिल्टन नाम का एक सर्जन आया था फर्रुखशियर का, उसने इलाज किया था, तो उन्हें एक और छूट मिली थी जिसे कहा गया था दस्तक। दस्तक मतलब क्या होता है कि सारे इंटरनल टैक्सेस माफ कर दिए गए थे। सो दे वर द अचीवमेंट्स व्हिच वाज गेन्ड बाय ब्रिटिशर्स एंड दे वर ट्राइंग टू रूल ओवर इंडिया। वो अब लग रहा था उन्हें कि अब हम यहाँ पे शासन कर पाएंगे। तो ये थी इनकी बिजनेस पॉलिसीज। अब इसके बाद हमारा जो एक काम दूसरा स्टार्ट होता है कि अब इसके बाद इनका और कौन से राइवल्स थे। तो हमने देखा पुर्तगालियों की पहली व्यापारी कोठी, मैं एक शॉर्ट फॉर्मेटिंग दे दूं, याद करने में आसानी होगी। पुर्तगालियों की व्यापारी कोठी, डचेस की, देन ब्रिटिशर्स की। पुर्तगालियों की पहली व्यापारी कोठी जो थी वो कहां पे थी? कोचीन में। कब बनी थी? 1503। डचेस की पहली व्यापारी कोठी 1605 कहां पे बनी थी? मसूली पट्टम में बनी थी, ठीक है। और ब्रिटिशर्स की पहली व्यापारी कोठी कहां बनी थी? सूरत में 1630। ये व्यापारी कोठियों का क्रम है। अब इसके बाद हम बात करते हैं थोड़े वक्त के लिए बीच में एक और थे डेनमार्क। ये 1616 में आए थे, तंजौर में इन्होंने फैक्ट्री खोली थी, लेकिन ज्यादा कुछ इनका खास इतिहास था नहीं। ये 1745 तक सब कुछ अंग्रेजों को बेचकर वापस चले गए थे। इंपॉर्टेंट जो आए ये थे मेन राइवल्स फ्रेंच या फ्रांसीसी। तो उस समय जो थे लुई 14 इस समय पे फ्रांस के राजा थे और इनके जो मंत्री थे, मिनिस्टर या मंत्री थे, वो थे कोलबर्ट। इनके प्रयासों से कंपनी द एंड ओरिएंटल, मतलब सरकार ही बना रही है, कंपनी द एंड या कंपनी ऑफ द एंड ओरिएंटल नाम की एक कंपनी बनाई गई।
अब क्योंकि कंपनी सरकार ने बनाई थी इसलिए इसका सारा खर्चा भी सरकार ही उठाती थी, क्योंकि यहाँ पे बाकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों ने परमिशन ली, क्वीन से चार्टर लिया या अपने जो भी उनके हेड थे उनसे एक परमिशन ली। यहाँ पे सरकार नहीं, क्योंकि मेन राइवलरीज, मेन प्रतिस्पर्धी थी अंग्रेजों के, ये बहुत बड़े दुश्मन थे उस 17वीं 18वीं शताब्दी की बात करें तो ये शाश्वत शत्रु जिसे कहते हैं ना, कि अगर कहीं लड़ाई होगी तो हर जगह इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती थी। तो कंपनी द एंड ओरिएंटल के नाम से लुइस फोर्टीन और कोलबर्ट के प्रयासों से एक इनकी कंपनी बनी और इसे भेजा गया कहां पे, इंडिया। लेकिन इसके पहले ये कब कंपनी बनी, कंपनी द एंड ओरिएंटल, ये 1664 में बनी थी, 1664 में बनी थी। और सबसे अच्छा तरीका यह है याद करने का कि जो पहली व्यापारिक कोठी इनकी बनी 1668 में, पहली बिजनेस फैक्ट्री जो बनी वो वहीं बनी थी जहां ब्रिटिश दुश्मन है तो एक ही जगह बनी। ये इनकी भी पहली व्यापारिक कोठी कहां बनी थी, सूरत में, फ्रैंको कैरो द्वारा, फ्रैंको कैरो द्वारा पहली व्यापारिक कोठी यहां पे बनी, कहां बनी, सूरत में, ठीक है। और दूसरी व्यापारिक कोठी इनकी थी मसूलीपट्टनम, ये इनकी व्यापारिक कोठी बनी थी। फिर जब इनकी व्यापारिक कोठी बनी तो इसी समय इन्होंने, बात है 1673 की, 1673 इस समय पे फ्रांसिस मार्टिन और फ्रैंको मार्टिन भी कहा जाता है, फ्रांसिस मार्टिन, फ्रैंको मार्टिन, इसने एक शहर बसाया जिसे कहा गया पौंडीचेरी नाम का जो शहर बसाया इसी समय, कहां, पौंडीचेरी। इनका मुख्य केंद्र क्या था, पौंडीचेरी, जो बहुत बाद में आजाद हुआ था। जब देश आजाद हुआ उसके बाद यहाँ फ्रेंच थे, एक परमिशन के द्वारा बाद में इन्हें वहां से हटा दिया गया था, लेकिन ये काफी समय तक, आज भी कई फ्रेंच कॉलोनीज मिलती है पौंडीचेरी में। तो फ्रांसिस मार्टिन जो थे इन्होंने पौंडीचेरी की स्थापना 1673 में की, ये इनका मेन केंद्र बना और यहाँ के महानिदेशक के डायरेक्टर जनरल जो बने वो यही बने, कौन बने, फ्रांसिस मार्टिन। लेकिन कहा जाता है कि इनका इतना वर्चस्व नहीं था, he was not that dominant, so who was the dominant person, गवर्नर डुप्ली, खिलाड़ी ना साउथ में डुप्लेसिस, हम यहाँ याद रखें डुप्ली, गवर्नर डुप्ले जो है, गवर्नर डुप्ले के काल में मेन जो इनका प्रभुत्व बना था, इसने एक संधि थी, सहायक संधि जिसको कहा जाता है कि सहायक संधि बाद में बहुत वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली लेके आया था, मैं पढ़ाऊंगा उसके बारे में कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि सबसे गहरे अलायंस कैसे आई थी। पर ये भी यही नहीं थी इनकी, ये दो राजाओं की लड़ाई होती थी उसमें भाग लिया करते थे, किस राजा को मैं साथ दूंगा उसे जिताऊंगा तो जाहिर सी बात है वो साथ देगा मेरा। तो ये इनकी रणनीतियां थी। हालांकि इसके कारण ही 3 कर्नाटक वॉर हुए और उन तीनों कर्नाटक वॉर में डिस्कस हो गया, मतलब कंक्लूड हो गया कि हु विल रूल ओवर अस, और ये ब्रिटिशर्स ही हमारे पर राज करेंगे, उन 3 कर्नाटक वॉर से डिसाइड हुआ था। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस ऑल दोस 3 कर्नाटक वॉर। सो अगर हम एक सारांश देखें, समरी देखें तो सारी व्यापारिक कोठियां हमें पता है। पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी थी कोचीन में 1503, डचेस की कहां खुली थी, मसूलीपट्टनम में 1605, ब्रिटिशर्स की सूरत में, ये कब इन्होंने खोली थी 1613 में, 1613 ईस्वी में, डचेस की तंजौर में, ये 1616 में ही भारत आए थे, और फाइनली फ्रेंच की 1668 में सूरत में खुली थी। अंग्रेजियों और फ्रांसीसियों की एक ही जगह थी। ये इनकी व्यापारिक कोठियां थी। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से राइवल्स आते गए और अब कर्नाटक वॉर से डिसाइड होगा कि हमारे पर राज कौन करेगा। थैंक यू।